हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है जेके एसएसबी सीरीज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेके एसएसबी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू सीरीज। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस है जो अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 कि कौन सा ओके कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है इज अबाउट द वीवीएम यानी वैक्सीन वायल मॉनिटर। ओके, सो द क्वेश्चन इज द कलर ऑफ द इनर स्क्वायर मैचिंग दैट ऑफ द आउटर सर्कल ऑन ए वैक्सीन वायल मॉनिटर इंडिकेट्स विच स्टेज। ये सवाल ये पूछना चाह रहा, आप सबने जब आप नर्सिंग कर रहे होंगे तो आप सबकी पल्स पोलियो ड्यूटी जरूर लगी होगी। तो वहां पे आपको सबको पता होगा कि वायल जो आपको पल्स पोलियो बच्चों को दवाई पिलाने के लिए वायल प्रोवाइड की जाती है, उसके अंदर क्या होता है आप सबको पता होगा, एक ऐसा सर्कल बना होता है और उसके अंदर एक ऐसा स्क्वायर होता है। ओके, अब ये जो सर्कल या स्क्वायर है, इससे अपने को क्या पता चलता है कि ये जो वैक्सीन है ये यूज करने लायक है या नहीं है। तो इसके टोटल आप सबको पता होगा कि 4 स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पे तो जो सवाल पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि एक जो वैक्सीन वायल मॉनिटर है उसके अंदर के वर्ग का रंग और बाहरी वर्ग के रंग के वृत्त के रंग से मिलना किस चरण को दर्शाता, मतलब कि ये जो अंदर वाला जो, अगर हम बात करें जो सर्कल है और सॉरी अंदर वाला जो स्क्वायर है और बाहर वाला जो सर्कल है, दोनों का कलर अगर एक जैसा हो जाता है तो ये कौन से स्टेज में आएगा। आप सबको पता है 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेज 1, फिर उसका स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, स्टेज 1 के अंदर जो बाहर का कलर है वो लाइट ब्लू होता है, बीच वाला कलर कैसा होता है, बिल्कुल व्हाइट होता है। सेकंड के अंदर सेकंड के अंदर क्या होता है, जो अंदर वाला जो सर्कल है वो थोड़ा सा डार्क होने लगता है। और थर्ड स्टेज के अंदर ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ओके, और फोर्थ के अंदर ये वाला अंदर वाला जो स्क्वायर होता है ये बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर आएगा स्टेज कौन सा है, स्टेज कौन सा आएगा बच्चों, सेकंड या थर्ड। यहाँ पे जब दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड विल बी द राइट आंसर। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें वैक्सीन यूज नहीं करनी है। तो स्टेज 1 एंड 2, ओके, इसको वैक्सीन हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जब स्टेज 3 या 4 में चला जाता है तो उसको यूज नहीं करना है, या फिर उसको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं, जब वो थर्ड स्टेज में चला जाता है या फोर्थ स्टेज होता है उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। तो ये होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। ओके, अब यहाँ पे बच्चों एक आपके लिए सवाल है। सवाल ये है कि जो ये वैक्सीन वायल मॉनिटर के ऊपर हीट सेंसिटिव जो सब्सटेंस होता है, इस सब्सटेंस का नाम क्या है। तो इस सवाल का जवाब देके आप मुझे बताइए कि ये जो सब्सटेंस है ये कौन सा सब्सटेंस है जिससे पता चल जाता है कि वैक्सीन सही है या खराब है, या फिर मैं इसका जवाब आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसका जवाब है कमेंट सेक्शन करके बताइए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि जो आप सबको पता होगा, एक आपने कम्युनिटी में क्लासेस में पढ़ा होगा, ओके, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का मतलब क्या होता है कि किसी भी डिजीज को अकर होने के लिए क्या चाहिए होती है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। अब यहां पे अगर हम बात करें कि ये जो एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट जो कंसेप्ट है, मॉडल ऑफ हेल्थ है, ठीक है, ये जो मॉडल बनाया गया था ये कौन से कंसेप्ट के ऊपर बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्टेज ऑफ इलनेस, इन्फेक्शियस डिजीज, प्रोग्नोसिस या फिर रेट ऑफ एक्सपोजर। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर इस सवाल को अगर हिंदी में रिपीट करूं तो स्वास्थ्य और बीमारी का एजेंट होस्ट पर्यावरण मॉडल इस सिद्धांत पर आधारित है कि रोग का चरण, संक्रामक रोग, रोग का पूर्वानुमान या फिर एक्सपोजर की दर। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि ये जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल होता है ये कहीं ना कहीं किस लिए बनाया जाता है, ताकि हमें पता चले
किसी इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। जी हाँ बच्चों, राइट ऑप्शन क्या रहेगा, इन्फेक्शियस डिजीज। कि कोई भी डिजीज को अक्कर होने के लिए इन तीनों की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो होस्ट हो, या फिर इन्वायरमेंट हो। इन तीनों की, एजेंट, होस्ट एंड इन तीनों की रिक्वायरमेंट होगी। इन तीनों में से भी कोई भी एक नहीं होगा तो इन्फेक्शियस डिजीज अकर नहीं होगी। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर? तो क्लियर आया आपको ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट, अगर हम बात कौन सी डिजीज पता चलती है, इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर ये बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन कि यहाँ पे which approach is commonly used during the planning and execution of a health education program except कि यहाँ पे जो commonly health approaches use की जाती है उसमें से ऐसी कौन सी अप्रोच है जो प्लानिंग, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के टाइम पे यूज नहीं की जाती। यहाँ बच्चों सवाल पूछा जा रहा है एक्सेप्ट, तो यहाँ पे चार अप्रोचेस है, चार ऑप्शंस है। पहला है रेगुलेटरी, दूसरा है मास अप्रोच, तीसरा कम्युनिटी और चौथा है ग्रुप अप्रोच। अब यहाँ पे ये सवाल बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है कम्युनिटी का। तो आप सबको पता होगा हेल्थ एजुकेशन देनी है, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देनी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो एजुकेशन है या वो अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंच सके। तो इसके लिए आप सबको पता होगा कि यहाँ पे कौन कौन से अप्रोचेस यूज की जा सकती है, मास अप्रोच है, कम्युनिटी अप्रोच है और ग्रुप अप्रोच, ये तीनों अप्रोचेस यूज की जा सकती है। बट जो रेगुलेटरी अप्रोच है वो यहाँ पे यूज नहीं की जा सकती। तो एक्सेप्ट का मतलब ये वाला आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपको जब हेल्थ एजुकेशन लार्ज लेवल पे लोगों तक पहुंचानी है तो उसके लिए आप कौन कौन से अप्रोच यूज करते हैं, मास अप्रोच है, कम्युनिटी अप्रोच है या फिर ग्रुप अप्रोच का यूज किया जाता है। रेगुलेटरी अप्रोच का वहां पे यूज नहीं किया जाता। रेगुलेटरी अप्रोच कहां पे यूज की जाती है, जहां पे अगर लॉ है, रूल्स रेगुलेशन उससे रिलेटेड कोई वर्क होता है तो वहां पे रेगुलेटरी अप्रोच यूज की जाती है। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक अभी तक सारी चीजें आपको अभी तक समझ में आ रही होगी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबने सुना होगा आईयूडी, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। याद है सबको, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस जो कितने जनरेशन के होते हैं, तीन जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, सबको पता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है, सेकंड जनरेशन क्या आता है, आप सबको पता है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर लिपेज लूप है जो नॉन मेडिकेटेड है, उसके बाद सेकंड और थर्ड जनरेशन में मेडिकेटेड आते हैं। ठीक है, मेडिकेटेड की अगर हम बात करें कॉपर टी और उसके बाद हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ये सब आते हैं इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस के अंदर। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग विच डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है, ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलता है 28 डेज का, उस टाइम पे ऐसा कौन सा टाइम पीरियड होता है तब सबसे ज्यादा आईयूडी इंसर्शन करने का सबसे आइडियल टाइम होता है। तो सवाल ये, मासिक धर्म चक्र के किन दिनों में आईयूडी लगाने को सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। बहुत ही आसान सवाल है कि जो इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, ओके, ये किस टाइम पे यूज करना चाहिए, सबसे आइडियल टाइम कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के पहले 2 दिन में, उसके बाद में। दूसरा है बिटवीन 3 to 7 डेज। तीसरा ऑप्शन है बिटवीन 8 डेज to 10 डेज और चौथा है बिटवीन 11 to 14 डेज। तो चार ऑप्शंस है। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन, तो यहाँ पे सबसे अच्छा टाइम पीरियड आप सबको मैं बता दूं कि इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस लगाते हैं यूजुअली जब भी कोई प्रेग्नेंट मदर है, उसकी डिलीवरी हो जाती है और ऑलरेडी उसके 2 बच्चे होते हैं, तो उस टाइम पे सबसे अच्छा अगर आइडियल टाइम रहता है वो क्या रहता है, विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। ओके, डिलीवरी होने के 24 घंटे के अंदर उसके इंट्रायूटेरिन डिवाइस लगा देना चाहिए। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। अगर उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं या वो एक बच्चा आगे कंटिन्यू बच्चे नहीं चाहती, तो इंट्रायूटेरिन डिवाइस लगाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे अगर हम बात करें तो सबसे सही सवाल का इसका जवाब वैसे राइट ऑप्शन क्या रहता है कि विद इन 1 वीक। ओके, एक सप्ताह के अंदर
ओके, विद इन 1 वीक, तो यहाँ पे 1 वीक कौन सा कवर कर रहा है आंसर? 3 to 7 डेज। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, विद इन 3 to 7 डेज। ठीक है, क्लियर। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो भी बच्चे जेके एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया, जिसकी प्राइस ओनली 1999 रहने वाली है, और उसके बाद में ये प्राइस बढ़ के 2999 हो जाएगी। इसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है बच्चों के लिए ओनली, जिसकी प्राइस रहेगी 399। ओके, तो आगे हम कंटिन्यू करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है डेथ रेट। ओके, डेथ रेट आप सबको पता होगा, मृत्यु दर पता है सबको आपको। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप की डेथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ रेट को क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी। ठीक है, तो मोर्टेलिटी अलग अलग टाइप की होती है। आईएमआर होती है, ठीक है, एमएमआर होती है, सीडीआर होती है, ठीक है। इसके साथ साथ में और हम बात करें नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पे आपके सामने सवाल पूछा जा रहा है कि डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, 28 दिन से कम उम्र के बच्चों की अगर डेथ हो रही है, ओके, कितने 1000 बच्चों के ऊपर, तो उसको हम क्या मानेंगे? ओके, जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर शिशुओं की प्रति वर्ष प्रति 1000 जीवित जन्मों के होने वाली मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आप सबको पता होगा बच्चों कि यहाँ पे ऑप्शन है पेरिनेटल मॉर्टेलिटी, नियोनेटल मॉर्टेलिटी, मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी। अब यहाँ पे क्या क्या मतलब होता है? तो पहला हम बात कर पेरिनेटल मॉर्टेलिटी। तो पेरिनेटल का मतलब क्या होता है कि फीटल प्लस नियोनेटल। अगर फीटल या फिर नियोनेटल की डेथ हो रही है, तो इसको किस में माना जाएगा? इसको माना जाएगा पेरिनेटल मॉर्टेलिटी रेट के अंदर। ओके, के बाद में नेक्स्ट हम बात करें नियोनेट। नियोनेट क्या होता है? नियोनेट का मतलब होता है 0 to कितने दिन? 28 डेज। 0 to 28 डेज, जन्म से लेके 28 दिन तक बच्चे की अगर डेथ हो जाती है, इसको हम क्या कहेंगे? नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? 28 दिन के बच्चे की अगर डेथ हो रही है, ठीक है, वो किसके अंदर आएगी? उसको हम कहेंगे नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं अगर बताऊं तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, एमएमआर, यानी ओके, अगर हम बात करें डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के 42 डेज के अंदर महिलाओं की डेथ हो जाती है मदर की, तो उसको हम एमएमआर कहते हैं, और ये कितने पे होता है? 1 लाख के ऊपर। ओके, पर लाख के ऊपर ये एमएमआर होती है। और नेक्स्ट होता है, वो होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, कि ऐसे बच्चे जिनकी एज कितनी है? लेस देन 1 ईयर। ओके, ऐसे बच्चे जिनकी एज लेस देन 1 ईयर और उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ पे राइट आंसर विल बी द न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ओके, ये सवाल क्या है? यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, ए डिजीज सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इज, कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन से क्या है? रिलेटेड है। IHR। अब ये IHR क्या करता है? कोई भी डिजीज अगर उसका केस आता है, तो इमीडिएटली उसको क्या किया जाता है? रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग की जाती है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनली, जो पुराने अगर हम बात करें, ट्रेडिशनली यहाँ 4 डिजीज के नाम है: पोलियो, मलेरिया, वायरल इन्फ्लुएंजा एंड प्लेग। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो आप अगर हम बात करें तो पोलियो। पोलियो क्या होता है? आप सबको पता है, बीमारी होती है पोलियो की, ठीक है। अब यहाँ पे पोलियो के लिए आप सबको जानकारी होगी, इसके लिए टीकाकरण होता है, IPV, इसके साथ साथ में OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन की दवाई पिलाई जाती है। तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के हिसाब से एक बहुत ही पुरानी डिजीज कौन सी है इन सब में? सबसे पुरानी डिजीज या जिसके कारण से सबसे ज्यादा केसेस या सबसे ज्यादा डेथ होती है, तो वो डिजीज है प्लेग।
ओके, प्लेग वो डिजीज है जिसके कारण से बहुत सारे लोगों की जान गई थी, ठीक है, और अब तो इसके केसेस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, तो इसीलिए इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन IHR, ओके, वो किस डिजीज से रिलेटेड है, वो है IHR, ए डिजीज सब्जेक्ट टू IHR इज प्लेग। ओके, तो आगे हम कंटिन्यू करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। अब यहाँ पे आप सबको पता होगा कमिटीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और अक्सर पूछा जाता है, कमिटीज कौन कौन सी है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें कमिटीज, तो आप सबने पढ़ा होगा घोर कमेटी, मुदलियार कमेटी, मुखर्जी कमेटी, चड्ढा कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, ओके, जंगलवाला कमेटी। तो यहाँ पे अब इन कमिटीज के अलग अलग नाम हैं, तो यहाँ पे आप सबको अगर सवाल पूछा जा रहा है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, क्या नाम पूछा जा रहा है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी को चेयर किसने किया था, हु वाज द चेयरमैन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है AL मुदलियार, AK मुखर्जी, MS चड्ढा और जोसेफ थोर। ओके, तो आप सबको मैं बता दूं प्लानिंग कमेटी, ओके, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो सबसे पहला हम बात कर, मैं आपको एकदम सही स्टार्टिंग से बताऊं तो सबसे पहली कमेटी कौन सी थी, 1943 में कमेटी बनी थी, ओके, उसका नाम था भोर कमेटी। ओके, भोर कमेटी, जिसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी, 1946 के अंदर। ओके, 1946 के अंदर। उस कमेटी का दूसरा नाम क्या है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, प्लानिंग नहीं है, याद रखना, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। और इस कमेटी की अगर हम बात करें तो इसको बोर कमेटी का इसका दूसरा नाम भी HSDC, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। अगर आपको याद रखने के लिए आप निमोनिक यूज कर सकते हैं BD। ओके, BD पीते ना गांव में लोग, तो BD बोर कमेटी, और दूसरा नाम क्या है, डेवलपमेंट या फिर हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। वैसे ही आगे हम बात करें तो ये तो आंसर क्या हो गया, रॉन्ग, तो ये आंसर नहीं होगा। अब आगे हम बात करें मुदलियार कमेटी, AL मुदलियार, ये AL मुदलियार अगर हम बात करें तो आपको शायद पता होगा कि मुदलियार ये मद्रास मेडिकल यूनिवर्सिटी वहां के वाइस चांसलर थे। उस टाइम पे इनको अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये कमेटी बनी थी, ओके, 1962 के अंदर। कब बनी थी, 1962 के अंदर। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इंडिया के अंदर जो भी बोर कमेटी जो रिकमेंडेशन थे वो बहुत ही सारी लैकिंग है, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई थी मुदलियार कमेटी ने। तो इनकी हम बात करें तो इस कमेटी का दूसरा नाम क्या है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो द राइट आंसर विल बी द मिस्टर AL मुदलियार। तो इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट की थी, 1962 के अंदर। ओके, सो यहाँ पे इसको आप याद रखने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं निमोनिक में, MP क्या है, मध्य प्रदेश। तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इज ऑल्सो नोन एज मुदलियार कमेटी। अब आगे हम बात करें चड्ढा कमेटी की, अगर हम बात करें चड्ढा कमेटी जिसको हम कहते हैं मॉस्किटो कमेटी, उन्होंने मॉस्किटो रिलेटेड या मलेरिया रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे, बहुत सारे एक्टिविटीज की थी, ठीक है। तो MS चड्ढा, उसके बाद मुखर्जी कमेटी का क्या काम था, मुखर्जी कमेटी ने जो चड्ढा कमेटी ने जो भी इंप्लीमेंटेशन दी थी जैसे स्टाफिंग के लिए, तो उसमें उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। तो ये अलग अलग कमेटीज है, तो आप इनके नाम आपको याद रखना। तो मोस्टली दो नाम होते हैं, घोर कमेटी और मुदलियार कमेटी। क्लियर है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When was the National Leprosy Eradication Program NLEP launched? नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम ये कब लॉन्च किया गया था, बहुत ही अच्छा सवाल है। लेप्रोसी आप सबको पता होगा, आप सबने नाम सुना होगा, इसको हम क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं। ओके, कौन सा रोग कहते हैं, कुष्ठ रोग। अब ये नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम ये कब लॉन्च किया गया था, NLEP। ओके, ये NLEP नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, यहाँ पे चार ऑप्शन है, 83, 55, 1993 एंड 2000।
तो यहाँ पे आपको ये सवाल का जवाब याद रखने के लिए आप सबको मैं एक हिंट दे दूं कि इंडिया ने अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप कब जीता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड कप कब जीता था इंडिया ने? 1983 के अंदर। ओके, तो पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 के अंदर। NLEP नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1983 के अंदर। ठीक है, जब इंडिया ने अपना फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। इसके साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि इंडिया में फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब बनी थी? 1983 के अंदर। तो वो भी आप इसके लिए आंसर क्या आएगा? 1983 ही आएगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम का नाम है NLCP, ये कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर होगा 1955। ओके, 1955 के अंदर नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, ओके, ये लॉन्च किया गया था। उसके बाद में का नाम चेंज कर दिया गया और नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम चेंज करके NLEP नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम कर दिया गया। क्लियर है? तो आगे हम कंटिन्यू करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने JKSSB के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। उसकी प्राइस रहेगी ओनली 1999, जो फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद में इसकी प्राइस हो जाएगी 2999। और टेस्ट सीरीज जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उनके लिए प्राइस हमने रखी सिर्फ ओनली 399 की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग, आप सबको पता होगा कि अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने में ऐसी कौन सी गैस है जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ओके, so the question is which gas is primarily responsible for the causing global warming? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे आप सबके सामने चार ऑप्शंस है, आप ये इसका आंसर सोचिए। तब तक मैं अगर आपके साथ में और चीजें बताऊं कि अपने अगर हम बात करें कि यहाँ पे अर्थ पे बहुत ही ज्यादा धूप आती है, सनलाइट आती है, तो उसको रोकने के लिए कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर किस कारण से डैमेज हो रही है, फिर कौन सी गैस है जिसके कारण से ओजोन लेयर में क्या हो रहा है? छेद हो रहा है। तो वो कौन सी थी? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, इसके उत्सर्जन को रोकने गवर्नमेंट्स के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए और अब तक काफी हद तक उसमें की कमी हो गई है और ओजोन लेयर काफी हील हो रही है। तो यहाँ पे हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है कि जो सनलाइट आ रही है वो वापस नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग गैसेस, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे अगर हम बात करें, एक और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आग लगने के कारण, या आपने काफी बार देखा होगा कि लोग घर में सिगड़ी जला के सोते हैं और रात को सोते वो उनकी डेथ हो जाती है, उसका कारण क्या होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड काफी लोग जब सो रहे होते हैं तो आग जला के रखते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जिस कारण से उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी सवाल है। आप सबको पता होगा कि जो सब सेंटर्स होते हैं, सब सेंटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अब यहाँ पे सबसे छोटा यूनिट है, यहाँ पे कौन बैठते हैं? यहाँ पे ANM है। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे जो हेल्थ असिस्टेंट होते हैं, मेल और फीमेल, के साथ में अभी जैसे रिसेंटली जो इसको कन्वर्ट करके इसमें कर दिया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और वहाँ पे CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के किट की सप्लाइड होती है। तो यहाँ पे यूजुअली किट की सप्लाई जो होती है, कौन कौन से किट की सप्लाई होती है, उससे पहले सवाल देख लेते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द किट सप्लाई एट द सब सेंटर लेवल। सब सेंटर के लेवल के कौन कौन से किट सप्लाई किए जाते हैं?
किट ई, किट एम, किट के और किट बी। ओके, तो यहां पे राइट आंसर क्या रहेगा? द राइट आंसर विल बी द किट बी। ओके, तो यहां पे सब सेंटर पे किट ए, किट बी, किट सी एंड किट डी की सप्लाई होती है मोस्टली। ओके, अब यहाँ पे पर्टिकुलर हम बात किट बी की बात करें तो किट बी के अंदर क्या होती है? ड्रग्स। ड्रग्स में भी आयरन एंड फॉलिक एसिड है, ठीक है, पीसीएम है। ओके, तो ये अलग अलग टाइप्स की ड्रग्स होती है वो किट बी के अंदर मिलती है जिसका यूज किया जा सकता है। ये थी अपनी क्लास जिसके अंदर हमने आज पढ़ा है, अलग अलग एमसीक्यूज जाने हैं और उसके राइट ऑप्शंस जाने हैं। ओके, एक सवाल मैंने आपको पूछा था कि जो वीवीएम वैक्सीन वायल मॉनिटर है उसके लिए जो सब्सटेंस जो यूज किया जाता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। सो थैंक यू सो मच।